उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां हवाएं इतनी सर्द होती हैं कि हड्डियों को भी जमा दें, वहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, माना गांव। यह भारत का आखिरी गांव कहलाता है। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, मेहनती हैं और उनके दिलों में अपने देश के लिए एक अलग ही जगह है, क्योंकि यहाँ का हर दूसरा घर फौजियों का घर है। किसी का बेटा सीमा पर खड़ा है तो किसी का भाई। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि सेना के ट्रकों की गड़गड़ाहट और जय हिंद के नारों से होती है। लेकिन इसी गांव की तंग गलियों में एक पुरानी टीन की छत वाली दुकान के पीछे खटखट की आवाजें कभी बंद नहीं होती थीं। यह दुकान थी कबाड़ की और वो आवाजें थीं रोहन की। 17 साल का रोहन, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हमेशा ग्रीस या कालिख लगी हुई और आंखों में एक ऐसी चमक जो इन पहाड़ों की बर्फ से भी ज्यादा चमकदार थी। गांव के लोग उसे कबाड़ी बुलाते थे, लेकिन रोहन खुद को जूनियर कलाम मानता था। उसका कमरा, जो असल में दुकान के पीछे एक छोटा सा गोदाम था, किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से कम नहीं लगता था। वहां टूटे हुए रेडियो, खराब मिक्सर ग्राइंडर, पुरानी साइकिल की चेन और न जाने क्या क्या कबाड़ जमा था। जहां लोग इन चीजों को फेंक देते थे, रोहन उनमें जान ढूंढता था। उसका मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस उसे इस्तेमाल करने वाला दिमाग चाहिए। रोहन के पिता शंकर काका एक मामूली मैकेनिक थे। जब रोहन 5 साल का था, तब एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। तब से उसकी मां सावित्री देवी ने दूसरों के खेतों में काम करके और यह कबाड़ की दुकान चलाकर उसे पाला था। सावित्री देवी चाहती थीं कि रोहन पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, पटवारी बन जाए या फौज में भर्ती हो जाए। लेकिन रोहन का दिमाग तो मशीनों के पुर्जों में उलझा रहता था। एक सर्द शाम, जब पूरा गांव चूल्हे के पास बैठकर हाथ ताप रहा था, रोहन अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त था। उसने एक पुराना प्रेशर कुकर और कुछ पीवीसी पाइप जोड़कर कुछ अजीब सा ढांचा बनाया था। अरे ओ रोहन, अब क्या नया बवाल बना रहा है? दुकान के बाहर से गुजरते हुए सरपंच जी ने हंसते हुए पूछा। उनके साथ गांव के 2-4 बुजुर्ग और थे। रोहन ने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए बाहर आया। नमस्ते काका, बवाल नहीं, यह एक हीटर है, बिना बिजली के चलेगा, बस थोड़ा सा गोबर का उपला चाहिए। बुजुर्ग हंस पड़े। पागल है ये लड़का। अरे किताबें खोल ले, 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, अब क्या कबाड़ जोड़कर वैज्ञानिक बनेगा? रोहन की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि गांव वाले बुरे नहीं हैं, बस उनकी सोच इन पहाड़ों की तरह सख्त है। उन्हें लगता है कि सफलता का एक ही रास्ता है, नौकरी, आविष्कार और विज्ञान अमीरों के चोंचले हैं। सावित्री देवी ने अंदर से आवाज दी, रोहन खाना खा ले बेटा, और वो खटखट बंद कर, सर में दर्द हो गया है। रोहन ने चुपचाप अपना सामान समेटा। उस रात उसने अपने तकिए के नीचे छिपी अब्दुल कलाम की फटी हुई पुरानी किताब निकाली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन रोहन के लिए वो किसी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं थी। उसने उस पन्ने को खोला जहां लिखा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। रोहन ने उस लाइन पर अपनी उंगली फेरी। एक दिन मां, एक दिन यह पूरा गांव देखेगा, उसने धीरे से बुदबुदाया। दिन बीतते गए और नवंबर का महीना आ गया। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही थी। आकाश में काले बादलों का डेरा जमा रहता था। रेडियो पर लगातार चेतावनी आ रही थी कि एक बहुत बड़ा पश्चिमी विक्षोभ, यानी एक भयंकर बर्फीला तूफान हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर माथा ठोक रहे थे। इस बार तो इंद्रदेव का कोप बरसेगा, रामदीन काका ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। और वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद बर्फ गिरनी शुरू हुई। शुरू में तो यह सामान्य थी, लेकिन तीसरे दिन तक उसने विकराल रूप ले लिया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ने लगे। बिजली के खंभे माचिस की तीलियों की तरह गिर गए। पूरा माना गांव और आसपास का इलाका सफेद चादर के नीचे दब गया। सड़कें बंद हो गईं, बिजली गुल हो गई, दुनिया से उनका संपर्क कट गया। लेकिन असली मुसीबत गांव वालों के लिए नहीं थी। असली मुसीबत थी उनसे 5000 फीट ऊपर गरुड़ पोस्ट पर। गरुड़ पोस्ट भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण चौकी थी, जो चीन सीमा के बिल्कुल पास एक संकरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। वहां 15 जवानों की एक टुकड़ी तैनात थी। आमतौर पर हर हफ्ते नीचे से राशन और दवाइयां खच्चरों या कभी कभी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाई जाती थीं। लेकिन इस तूफान ने सब कुछ रोक दिया था। तूफान के चौथे दिन
गांव में एक खबर आग की तरह फैली। सेना की एक जीप जो बेस कैंप से आई थी, गांव के स्कूल के पास आकर रुकी। उसमें से एक हवलदार उतरा। उसका चेहरा तनाव से भरा था। गांव वाले जो अपनी छतों से बर्फ हटा रहे थे, दौड़कर वहां पहुंचे। रोहन भी अपनी दुकान बंद करके वहां गया। सरपंच जी, हवलदार ने कांपती आवाज में कहा, हालात बहुत खराब हैं। गरुड़ पोस्ट पर हिमस्खलन एवलांच हुआ है। हमारे 3 जवान बुरी तरह घायल हैं। उनका रेडियो संपर्क अभी अभी जुड़ा है। उनके पास दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। अगर अगले 24 घंटों में उन तक एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन नहीं पहुंचे तो घाव सड़ जाएंगे और उनकी जान बचाना मुश्किल होगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढांक लिया। हे भगवान, उन बच्चों की रक्षा करना, किसी ने भीड़ में से कहा। सरपंच जी ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं साहब? हेलीकॉप्टर मंगवाइए ना। हवलदार ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहां घने काले बादल और बर्फ का बवंडर चल रहा था। इस मौसम में कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। दृश्यता शून्य है। हवा की गति इतनी तेज है कि चॉपर पहाड़ से टकरा जाएगा। हमने 2 बार कोशिश की, लेकिन वापस लौटना पड़ा। तो पैदल? कोई शेरपा या पर्वतारोही? किसी युवक ने पूछा। रास्ते में 5 फीट बर्फ है। हवलदार ने हताशा में सिर हिलाया। चढ़ाई बहुत खड़ी है। सबसे तेज जवान को भी वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद गैंग्रीन फैल जाएगा। हवलदार की आंखों में बेबसी थी। वो अपने साथियों को मरते हुए देखने के लिए मजबूर था। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। सब दुखी थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। प्रकृति के आगे इंसान हमेशा बौना ही लगता है। भीड़ के पीछे खड़ा रोहन चुपचाप सब सुन रहा था। उसका दिमाग किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। 24 घंटे, सीधी चढ़ाई, मौसम खराब, हेलीकॉप्टर फेल, पैदल रास्ता बंद। उसकी नजरें हवलदार की जीप पर पड़ीं, फिर आसमान की तरफ और फिर अपनी कबाड़ की दुकान की तरफ। उसके दिमाग में कलाम की किताब का एक चित्र कौंधा। SLV 3 रॉकेट। अगर हम चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो शायद हम कुछ भेज तो सकते हैं, रोहन ने मन ही मन सोचा। वो दबे पांव भीड़ से निकलकर अपनी दुकान की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह पागलपन था, यह असंभव था, लेकिन क्या किसी की जान बचाने की कोशिश करना पागलपन है? वो अपने गोदाम में गया और पागलों की तरह सामान बिखेरने लगा। उसे कुछ चाहिए था, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जो हवा को चीर सके। उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां लोहे का एक पुराना जंग लगा पाइप पड़ा था, जो पहले किसी बोरवेल का हिस्सा था। उसने उसे उठाया। वजन सही था। फिर उसने एक खराब हो चुके अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर का खाली सिलेंडर उठाया। पाइप, सिलेंडर, पंख, वो बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी दुकान पर उसका दोस्त वसीम आया। वसीम गांव के मदरसे में पढ़ता था और रोहन का एकमात्र दोस्त था जो उसके आविष्कारों पर हंसता नहीं था। रोहन भाई, क्या हुआ? तू वहां फौजियों की बात सुनकर यहां क्यों भाग आया? वसीम ने पूछा। रोहन ने उसे नहीं देखा, बस एक पुराने टीन के डिब्बे को काटते हुए बोला, वसीम, मुझे चीनी चाहिए, बहुत सारी चीनी, और वो खाद, पोटेशियम नाइट्रेट, जो काका अपने सेब के बागीचे के लिए लाए थे। वसीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। चीनी, खाद, तू क्या हलवा बना रहा है या बम? रोहन रुका। उसने वसीम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो वसीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं रॉकेट बना रहा हूं वसीम, गरुड़ पोस्ट तक दवाइयां पहुंचाने के लिए। वसीम हंस पड़ा। क्या? रोहन, तू होश में तो है? वो फौज है, वो सीमा है, वहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और तू कबाड़ से रॉकेट उड़ाएगा। अगर वो किसी गलत जगह गिरा तो, अगर वो उल्टा हमारे ऊपर गिरा तो फौज तुझे जेल में डाल देगी, और अगर नहीं किया तो वो 3 जवान मर जाएंगे। रोहन ने चिल्लाकर कहा, मेरे पास एक प्लान है। मैंने किताब में पढ़ा था, चीनी और पोटेशियम नाइट्रेट को सही अनुपात में मिलाने से ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल बनता है। यह वही सिद्धांत है जो दिवाली के रॉकेट में होता है। बस मुझे इसे बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा। वसीम अभी भी डरा हुआ था, लेकिन निशाना, हवा इतनी तेज है। मेरे पास एक पुराना जायरोस्कोप सेंसर है जो मैंने उस टूटे हुए ड्रोन से निकाला था जो पिछले साल पर्यटकों का गिर गया था। मैं उसे ठीक कर सकता हूं, वो दिशा बताएगा। रोहन के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं,
बल्कि उत्साह से। वसीम, मुझे तेरी मदद चाहिए, क्या तू मेरे साथ है? वसीम ने एक पल सोचा। उसे रोहन पर भरोसा था, लेकिन यह जोखिम बहुत बड़ा था। फिर उसे हवलदार का उत्तरा हुआ चेहरा याद आया। बता क्या करना है? वसीम ने कहा। अगले 4 घंटे रोहन की कबाड़ की दुकान एक युद्ध क्षेत्र बन गई। रोहन ने बोरवेल के पाइप को काटा। उसने अग्निशामक सिलेंडर को ईंधन टैंक में बदला। वसीम गांव की राशन की दुकान से छुपकर 5 किलो चीनी ले आया, पोटेशियम नाइट्रेट कलमी शोरा। उन्होंने काका के गोदाम से चुराया। यह एक खतरनाक मिश्रण था, इसे पकाना पड़ता था। रोहन ने एक पुरानी कड़ाही में चीनी और खाद को धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। यह कैरेमल जैसा गाढ़ा हो रहा था। एक छोटी सी गलती, तापमान थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो पूरी दुकान धमाके के साथ उड़ सकती थी। दोनों के पसीने छूट रहे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर मौत पक रही थी। धीरे धीरे वसीम, हिलाते रहो, रोहन ने निर्देश दिया। जब ईंधन तैयार होकर पाइप में भर दिया गया तो अब बारी थी गाइडेंस सिस्टम की। रोहन ने अपनी सबसे कीमती चीज निकाली, एक पुराना स्मार्टफोन जो उसने मरम्मत के लिए रखा था, और वो ड्रोन का सेंसर। उसने रात भर जागकर कोडिंग की थी, लेकिन अब उसे हार्डवेयर से जोड़ना था। उसने रॉकेट के अगले हिस्से नोज कोन को बनाने के लिए एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल और एल्यूमिनियम की चादर का इस्तेमाल किया। उसके अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया, पेलोड बे, जहां दवाइयां रखी जा सकती थीं। सुबह के 4 बज रहे थे। तूफान अभी भी जारी था। रोहन और वसीम के सामने लगभग 6 फीट लंबा भद्दा सा दिखने वाला लोहे और प्लास्टिक का एक ढांचा खड़ा था। उस पर वेल्डिंग के निशान थे, जगह जगह टेप चिपका था। यह किसी भी तरह से नासा या इसरो के रॉकेट जैसा नहीं दिखता था। यह पूरी तरह से जुगाड़ था, लेकिन रोहन को उस पर गर्व था। उसने उस पर लाल पेंट से लिखा, रक्षक 1। यह तैयार है, रोहन ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे? लॉन्च पैड कहां है? वसीम ने पूछा। ट्रक का पुराना हाइड्रोलिक जैक। रोहन ने कोने में पड़े एक भारी लोहे की तरफ इशारा किया। हम इसे स्कूल के मैदान में ले जाएंगे। सुबह होते ही रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधा उस हवलदार के पास जाएगा जो अभी भी गांव के स्कूल में बने अस्थायी कैंप में रुका हुआ था। जब रोहन, वसीम और उनका रक्षक 1, जिसे उन्होंने एक ठेले पर लाद रखा था और तिरपाल से ढका था, स्कूल के पास पहुंचे तो संतरी ने उन्हें रोक लिया। ओए, क्या है इसमें? हटो यहां से, संतरी ने कड़क कर कहा। साहब, हवलदार साहब से मिलना है, बहुत जरूरी है, फौजियों की जान का सवाल है, रोहन ने विनती की। शोर सुनकर वही हवलदार बाहर आया। उसने रोहन को पहचाना, वही लड़का जो कल भीड़ में चुपचाप खड़ा था। क्या बात है बेटे? मेरे पास वक्त नहीं है, हवलदार ने कहा। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली और तिरपाल हटा दिया। हवलदार और संतरी दोनों चौंक गए। उन्होंने ऐसा अजीबोगरीब यंत्र पहले कभी नहीं देखा था। यह क्या मजाक है? हवलदार ने गुस्से में पूछा। यह मजाक नहीं है सर, रोहन की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। यह एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। मैंने इसे रात भर में बनाया है। यह 2 किलो वजन लेकर 6000 फीट ऊपर तक जा सकता है। अगर आप मुझे गरुड़ पोस्ट के सही कोऑर्डिनेट्स दें और दवाइयां दे दें तो मैं उन्हें वहां पहुंचा सकता हूं। हवलदार को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम पागल हो गए हो? यह खिलौना नहीं है, यह फट सकता है। और तुम सोचते हो कि तुम इस कबाड़ से इस तूफान में हमारे सटीक स्थान पर सामान गिराओगे जहां हमारे करोड़ों के हेलीकॉप्टर फेल हो गए? सर, हेलीकॉप्टर में इंसान होते हैं, इसलिए आप जोखिम नहीं ले सकते। इसमें कोई इंसान नहीं है। अगर यह फेल हुआ तो सिर्फ कबाड़ टूटेगा, लेकिन अगर यह सफल हुआ, नाउ दे दा तो 3 जानें बच जाएंगी। रोहन की बात में तर्क था। हवलदार चुप हो गया। उसने रोहन की आंखों में देखा। वहां उसे कोई बचकानापन नहीं दिखा। वहां एक जिद थी, एक उम्मीद थी। हवलदार ने अपने वायरलेस सेट की तरफ देखा। ऊपर से खबर आई थी कि एक जवान की हालत बहुत बिगड़ रही है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? हवलदार ने पूछा। रोहन कुमार। हवलदार ने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है रोहन कुमार, तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन याद रखना, अगर यह किसी के घर पर गिरा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रोहन ने सिर हिलाया। मंजूर है सर, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी।
गांव वाले इकट्ठा होने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि रोहन उस लोहे के पाइप को स्कूल के मैदान के बीच में सेट कर रहा है तो कानाफूसी शुरू हो गई। ये लड़का पूरे गांव को मरवाएगा। अरे इसे रोको, ये बम बना लाया है, पागल हो गया है, फौजियों के काम में दखल दे रहा है। रामदीन काका ने आगे बढ़कर कहा, हवलदार साहब, आप इस बच्चे की बातों में क्यों आ रहे हैं? यह कबाड़ बीनने वाला है, कोई वैज्ञानिक नहीं। अगर यह फट गया तो स्कूल टूट जाएगा। हवलदार ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। शांत हो जाइए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर इस लड़के में हिम्मत है तो मैं इसे आजमाना चाहता हूं। रोहन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान अपने रॉकेट के कोण एंगल को सेट करने में था। हवा उत्तर पूर्व से चल रही थी। उसे गणित लगाना था। उसे हवा के बहाव विंड ड्रिफ्ट का अनुमान लगाना था। उसके पास कोई भारा के तहारा के ताप उड़ा तहारा की तहारा की तहारा के तहारा की 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 तहारा की। सुपर कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ उसका दिमाग और एक पुरानी नोटबुक थी। उसने दवाइयों का पैकेट जो बबल रैप और स्पंज में लपेटा गया था रॉकेट के अगले हिस्से में डाला। उसने गरुड़ पोस्ट की दिशा में 75 डिग्री के कोण पर रॉकेट को झुकाया। फ्यूज वायर लगाओ वसीम, रोहन ने कहा। वसीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बत्ती लगा दी। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सावित्री देवी भीड़ के सबसे पीछे खड़ी थीं, अपने सीने पर हाथ रखे हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे बेटे की लाज रखना मालिक, उन्होंने प्रार्थना की। रोहन ने माचिस जलाई। हवा इतनी तेज थी कि तीली बार बार बुझ रही थी। उसने अपने शरीर से हवा को रोका और दोबारा कोशिश की। लपट उठी, फ्यूज जलने लगा। चर्रर चर्रर की आवाज के साथ चिंगारियां निकलीं। रोहन पीछे हट गया। सब पीछे हटो, उसने चिल्लाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर एक जोरदार आवाज हुई, भू हा 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 हा। धुएं का एक विशाल गुबार उठा। आग की एक लंबी लपट निकली और वो लोहे का पाइप, वो रक्षक एक कांपता हुआ अपनी जगह से हिला। क्या वो उड़ेगा या वहीं फट जाएगा? जमीन थर्रा गई और फिर सबकी आंखों के सामने वो कबाड़ का टुकड़ा हवा को चीरता हुआ एक भयानक गर्जना के साथ आसमान की तरफ निकल पड़ा। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया, वो सीधा गया, जैसे अर्जुन का तीर। जय बजरंगबली, किसी ने भीड़ में चिल्लाया। रोहन की नजरें आसमान में उस छोटे होते हुए बिंदु पर जमी थीं। रॉकेट बादलों के बीच गायब हो गया। अब सब कुछ गणित और किस्मत के भरोसे था। क्या वो सही जगह पहुंचेगा? क्या पैराशूट खुलेगा? हवलदार ने तुरंत अपना वायरलेस उठाया। गरुड़ पोस्ट, दिस इज बेस, ओवर। रेडियो पर सिर्फ खड़खड़ाहट स्टैट थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। रोहन के माथे से पसीना टपक रहा था, बावजूद इसके कि तापमान माइनस में था। क्या रॉकेट भटक गया? क्या वो किसी खाई में गिर गया? गरुड़ पोस्ट पर सन्नाटा मौत जैसा था। यहां हवा की सरसराहट भी किसी के रोने जैसी लगती थी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन वैसे ही कम थी और अब उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। बंकर के अंदर एक मध्यम जलती लालटेन की रोशनी में मेजर विक्रम राठौर अपनी घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बंकर के कोने में नायक यादव कराह रहा था। उसका पैर बुरी तरह सूज चुका था, नीला पड़ गया था। संक्रमण ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। साहब, पानी, यादव ने मुश्किल से फुसफुसाया। सिपाही गिल, जो बमुश्किल 21 साल का था, ने जल्दी से अपनी बोतल से पानी की कुछ बूंदें यादव के होठों पर टपकाईं। गिल की आंखों में डर था। उसने मेजर की तरफ देखा। सर, 2 घंटे और, अगर एंटीबायोटिक नहीं मिले तो। गिल वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मेजर विक्रम ने मुट्ठी भींची। उन्होंने फिर से रेडियो उठाया। बेस, दिस इज गरुड़, एनी अपडेट, ओवर। रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट स्टैट आई। तूफान ने सब कुछ काट दिया था। मेजर ने रेडियो पटक दिया। लानत है, हम यहां देश की रक्षा के लिए बैठे हैं और एक तूफान हमें हरा रहा है। तभी बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह बादलों की गरज नहीं थी। यह एक तीखी सीटी जैसी आवाज थी जो तेजी से पास आ रही थी। शू वू ऊ ऊ। मोर्टार, मेजर विक्रम चिल्लाए। अटैक, सब नीचे झुक जाओ। बंकर में अफरा तफरी मच गई। जो जवान ठीक थे उन्होंने अपनी राइफलें उठा लीं और जमीन पर लेट गए। उन्हें लगा कि दुश्मन ने मौसम का फायदा उठाकर हमला कर दिया है।
आवाज और तेज हुई, जैसे कोई चीज सीधे उनकी छत पर गिर रही हो, और फिर धप। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, बस बर्फ में किसी भारी चीज के गिरने की एक भारी आवाज आई। बंकर के दरवाजे से सिर्फ 10 कदम दूर सन्नाटा फिर छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह क्या था? सिपाही गिल ने पूछा। मेजर विक्रम ने अपनी राइफल संभाली। गिल, मेरे साथ आओ, बाकी लोग पोजीशन लो। मेजर ने बंकर का भारी लोहे का दरवाजा खोला। बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने हड्डियों को कंपा दिया। बाहर दृश्यता विजिबिलिटी शून्य के बराबर थी, लेकिन बंकर की रोशनी में उन्हें बर्फ में धंसी हुई एक अजीब सी चीज दिखाई दी। यह कोई गोला नहीं था, यह कोई बम नहीं था, यह एक काला जला हुआ लोहे का पाइप था, जिसके पीछे टेढ़े मेढ़े पंख लगे थे। उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। सर, यह क्या भला है? गिल ने राइफल तानते हुए पूछा। दुश्मन का कोई नया ड्रोन है क्या? मेजर विक्रम सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उस पाइप के अगले हिस्से पर, जो अब पिचक गया था, लाल पेंट से कुछ लिखा था। पेंट धुंधला हो गया था, लेकिन पढ़ा जा सकता था। रक्षक 1। रक्षक? मेजर बड़बड़ाए। यह हिंदी नाम है। उन्होंने देखा कि पाइप का अगला हिस्सा नोज कोन प्लास्टिक की बोतल से बना था और टक्कर से खुल गया था। उसके अंदर से स्पंज और बबल रैप में लिपटा एक पैकेट बाहर लटक रहा था। मेजर ने दस्ताने पहने हाथों से उस पैकेट को खींचा। वह आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित था। उन्होंने टेप फाड़ा। अंदर इंजेक्शन की शीशियां, एंटीबायोटिक की स्ट्रिप्स और दर्द निवारक दवाइयां थीं। मेजर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पैकेट को पलटकर देखा। वहां एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा था, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जय हिंद सर, मैं रोहन हूं, माना गांव से। हवलदार चाचा ने बताया कि आपको दवाइयों की जरूरत है। हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने यह रॉकेट भेजा है। उम्मीद है यह आप तक पहुंच गया होगा। यादव भैया को बचा लेना। आपका जूनियर कलाम। मेजर विक्रम, जो कारगिल की लड़ाई देख चुके थे, जो कभी भावुक नहीं होते थे, उस पल उस कागज के टुकड़े को पकड़कर कांप गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो पलकों पर ही जमने लगे। सर? गिल ने पूछा। मेजर ने गिल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो राहत और अविश्वास का मिश्रण थी। गिल, जादव नहीं मरेगा, दवाई आ गई है। क्या? लेकिन कैसे सर? भगवान ने भेजी है। मेजर ने आसमान की तरफ देखा, जहां तूफान अभी भी गरज रहा था, या शायद भगवान से भी बढ़कर किसी ने, एक बच्चे ने। वे दोनों दौड़कर बंकर में वापस गए। नीचे गांव में समय जैसे रुक गया था। रोहन अभी भी उसी जगह खड़ा था, बर्फ से ढका हुआ, आसमान की तरफ देखते हुए। 10 मिनट हो चुके थे। वसीम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर रोहन की तरफ। भाई, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, वसीम ने धीरे से कहा। या फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। या फिर वो कहीं खाई में गिर गया होगा। यह दोनों के दिमाग में था। हवलदार साहब वायरलेस सेट पर कान लगाए बैठे थे। उनके हाथ में माइक था और वे बार बार फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे। बेस टू गरुड़, बेस टू गरुड़, कम इन, ओवर। सिर्फ सन्नाटा। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी थी। रामदीन काका ने थूकते हुए कहा था मैंने, तमाशा है ये सब, बेकार में उम्मीद जगाई। चलो भाई, अपने अपने घर चलो, अब भगवान ही मालिक है। लोग मुड़ने लगे। सावित्री देवी का सिर झुक गया। रोहन की आंखों की चमक बुझने लगी थी। उसे लगा कि वह फेल हो गया। उसने न सिर्फ अपनी मां का, बल्कि पूरे गांव का नाम डुबो दिया। उसने एक झूठी उम्मीद दी थी। वह अपनी मुट्ठी भींचक कर वहां से जाने ही वाला था कि तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजी, स्पष्ट, भारी और कड़क आवाज। बेस, दिस इज मेजर विक्रम राठौर, डू यू कॉपी, ओवर। हवलदार बिजली की गति से उछला। उसने माइक दबाया। लाउड एंड क्लियर सर। गरुड़, आपकी स्थिति क्या है, ओवर। पूरा गांव वहीं जम गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई बर्फ की आवाज भी सुनी जा सकती थी। रेडियो से मेजर की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें वो तनाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भारीपन था। बेस, हमें पैकेज मिल गया है। रिपीट, पैकेज रिसीव्ड। दवाइयां सुरक्षित हैं। डॉक ने यादव को इंजेक्शन दे दिया है। उसकी हालत स्थिर हो रही है। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया। फिर हवलदार ने पूछा, सर पैकेज? लेकिन चॉपर तो। चॉपर नहीं हवलदार, मेजर ने बीच में ही कहा। एक मिसाइल नहीं, एक रॉकेट, जिस पर रक्षक लिखा है, और एक चिट्ठी है।
किसी रोहन के नाम की। कौन है ये रोहन? उसे रेडियो पर लाओ अभी। हवलदार ने कांपते हाथों से माइक रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन के पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में? क्या उसका कबाड़ का टुकड़ा वहां पहुंच गया? सावित्री देवी ने रोहन को धक्का दिया। जा बेटा, उन्होंने रोज भरे गले से कहा। रोहन ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। हेलो, जय हिंद सर, मैं रोहन हूं। रेडियो के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर मेजर विक्रम की आवाज आई, जो अब बहुत नरम थी। रोहन बेटे, तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल सर। 17 साल। मेजर ने गहरी सांस ली। रोहन, आज तुमने जो किया है वो पूरी बटालियन नहीं कर पाई। तुमने आज एक जवान की जान बचाई है। नहीं, तुमने हम सबको बचाया है। मेरा सलूट स्वीकार करो बेटे। जय हिंद। जैसे ही रेडियो बंद हुआ, एक पल का सन्नाटा रहा और फिर पूरा स्कूल का मैदान नारों से गूंज उठा। भारत माता की जय, रोहन भैया जिंदाबाद। वसीम ने रोहन को गले लगा लिया और उसे हवा में उठा लिया। जो लोग अभी तक उसे कबाड़ी कहकर ताना मार रहे थे, वही अब उसे कंधों पर उठाने के लिए आगे आ रहे थे। रामदीन काका, जो सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे थे, आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और रोहन के सिर पर रख दी। माफ कर दे बेटा, उन्होंने रुंधे गले से कहा। हम बूढ़े हो गए पर अकल नहीं आई। तूने तो कमाल कर दिया। सावित्री देवी एक कोने में खड़ी होकर रो रही थीं। आज उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। देख लो, उन्होंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम्हारा बेटा कबाड़ी नहीं, वैज्ञानिक बन गया। रोहन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो वैज्ञानिक वाली गंभीरता थी। उसने वसीम के कान में कहा, यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें यह देखना है कि वो रॉकेट वापस कैसे आएगा। उसमें मेरा सेंसर लगा है। वसीम हंस पड़ा। अरे बस कर अब, आज तो जश्न मना ले। टू 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 टू। अगली सुबह तूफान थम गया। सूरज की पहली किरणें माना गांव की बर्फ से ढकी छतों पर पड़ी। मौसम साफ होते ही आसमान में एक अलग ही आवाज गूंजने लगी। इस बार यह रॉकेट की आवाज नहीं थी, बल्कि भारतीय वायुसेना के 2 बड़े Mi-17 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट थी। वे गरुड़ पोस्ट पर रसद पहुंचाने और घायल जवानों को एयरलिफ्ट करने आए थे। लेकिन वापसी में एक हेलीकॉप्टर गांव के स्कूल के मैदान में उतरा। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा से उड़ी बर्फ के बीच से एक शख्सियत बाहर निकली। वह हवलदार नहीं था, वह कर्नल रंजीत सिंह थे। इस पूरे सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर। 6 फीट लंबा कद, मूंछें और सीने पर मेडल। उनके साथ 4 कमांडो थे। गांव वाले डर गए। क्या रोहन ने कुछ गलत कर दिया? क्या बिना अनुमति के रॉकेट चलाना अपराध था? कर्नल सीधे हवलदार के पास गए। कहां है वो लड़का? उनकी आवाज सख्त थी। हवलदार ने भीड़ में छिपे रोहन को इशारा किया। रोहन आगे आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने अपना पुराना तेल लगा हुआ स्वेटर पहन रखा था। कर्नल उसके पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने बनाया वो? उन्होंने पास में पड़े लॉन्च पैड जैक की तरफ इशारा किया। जी सर, रोहन ने धीरे से कहा। गलती हो गई तो माफ कर देना सर, बस जान बचानी थी। कर्नल रंजीत सिंह ने एक घुटने के बल बैठकर रोहन के बराबर अपनी ऊंचाई की। उन्होंने अपने दस्ताने उतारे और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। गलती? कर्नल मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में एक पिता जैसा गर्व था। बेटा, हमारे DRDO के वैज्ञानिक करोड़ों रुपये और सालों की मेहनत लगाते हैं ऐसी तकनीक बनाने में। तुमने कबाड़, चीनी और खाद से गाइडेड मिसाइल बना दी, वो भी एक रात में। कर्नल खड़े हुए और अपने साथ आए एक जवान को इशारा किया। जवान एक बड़ा सा बक्सा लेकर आया। यह तुम्हारे लिए है, कर्नल ने कहा। रोहन ने बक्सा खोला। उसमें कोई इनाम या पैसे नहीं थे। उसमें भारतीय सेना की एक ब्रांड न्यू टूल किट थी। वो औजार जो रोहन सिर्फ सपने में देख सकता था। ड्रिल मशीन, डिजिटल मल्टीमीटर, सोल्डरिंग स्टेशन। और एक बात, कर्नल ने गंभीर होकर कहा, मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर में बात की है। तुम्हारी इस हरकत ने ऊपर तक सबको हिला दिया है। वो जानना चाहते हैं कि इस दिमाग के पीछे कौन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गरुड़ पोस्ट के जवान तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखा। सावित्री देवी ने सिर हिलाकर अनुमति दी। रोहन पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा। जब चॉपर हवा में उठा और उसने नीचे अपने छोटे से गांव को देखा, तो उसे वो पल याद आया जब लोग उस पर हंसते थे। आज वही गांव उसे हाथ हिला रहा था। हेलीकॉप्टर गरुड़ पोस्ट पर उतरा। वहां का नजारा बदल चुका था।
मेजर विक्रम और उनकी पूरी यूनिट सिवाय यादव के जिसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था, लाइन में खड़ी थी। जैसे ही रोहन उतरा, मेजर विक्रम ने अटेंशन का आदेश दिया। सैल्यूट। 15 वर्दीधारी जवानों ने, जिनके सीने पर मेडल थे, उस 17 साल के लड़के को सलामी दी। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था। एक नागरिक को फौज सलामी नहीं देती, लेकिन उस दिन उस पहाड़ की चोटी पर प्रोटोकॉल से बड़ा इंसानियत और प्रतिभा का सम्मान था। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर मेजर विक्रम के पैर छुए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेजर ने उसे उठाकर गले लगा लिया। पैर हम छूने चाहिए तुम्हारे। तुमने यमराज के मुंह से हमारे भाई को खींचा है। मेजर विक्रम रोहन को उस जगह ले गए जहां रक्षक एक गिरा था। उन्होंने वो जला हुआ पाइप अभी भी वहां संभाल कर रखा था। इसे हम फ्रेम करवाएंगे, मेजर ने हंसते हुए कहा। लेकिन रोहन, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा अगर यह फट जाता तो? रोहन ने उस पाइप को छुआ। सर, डर तो बहुत लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, आप लोग रोज मौत के सामने खड़े होते हो। अगर मैं एक रात जोखिम नहीं उठा सकता तो मुझे भारतीय कहलाने का हक नहीं है। कर्नल रंजीत, जो पीछे खड़े सुन रहे थे, ने मेजर की तरफ देखा। विक्रम, इस लड़के को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इसका दिमाग राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल एसेट है। जी सर, विक्रम ने सहमति जताई। लेकिन सर, एक समस्या है। यह अभी सिर्फ 10वीं पास नहीं कर पाया है। कर्नल हंस पड़े। डिग्री कागज का टुकड़ा होती है विक्रम, टैलेंट आग होती है, और इस लड़के में वो आग है। मैं रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखूंगा। इसे वो मंच मिलेगा जिसका यह हकदार है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। रोहन की यह कामयाबी एक तरफ थी, लेकिन सरहद के उस पार दुश्मन की नजरें भी गरुड़ पोस्ट पर थीं। उन्होंने रडार पर एक अज्ञात वस्तु उफू को उड़ते हुए देखा था, जो इतनी तेज और छोटी थी कि उनके सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाए थे। उन्हें लगा कि भारतीय सेना ने कोई नया गुप्त हथियार तैनात किया है। कुछ दिनों बाद जब रोहन अपने गांव वापस आ गया था और अपनी नई टूल किट से एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर बना रहा था गांव के एक विकलांग बुजुर्ग के लिए, तभी उसकी दुकान के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से फौज नहीं, बल्कि सूट बूट पहने 2 लोग उतरे। उनकी आंखों पर काले चश्मे थे और कान में वायर लगा था। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो इब के लोग थे। रोहन कुमार, उनमें से एक ने पूछा। जी, रोहन ने पेंचकस स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिए हुए जवाब दिया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, दिल्ली, पूछताछ के लिए। गांव वाले फिर घबरा गए। क्या रोहन ने कोई कानून तोड़ा था? क्या रॉकेट बनाना गैरकानूनी था? सावित्री देवी दौड़कर बाहर आईं। मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? घबराइए मत माताजी, अधिकारी ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। रोहन को गाड़ी में बैठाया गया। वसीम पीछे दौड़ता रहा। भाई भाई। गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल गई। रोहन को नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी कोशिश उसे एक ऐसे जाल में फंसा देगी जहां उसे सिर्फ अपनी बेगुनाही ही नहीं, बल्कि अपनी देशभक्ति भी साबित करनी होगी। और इस बार उसका सामना तूफान से नहीं, बल्कि सिस्टम और जासूसों की दुनिया से होने वाला था। दिल्ली, भारत की राजधानी। यहां की हवा में ही सत्ता और ताकत की महक है। लेकिन रोहन के लिए यह शहर किसी दूसरी दुनिया जैसा था। चकाचौंध रोशनी, चौड़ी सड़कें और हर तरफ वर्दीधारी लोग। उसे सीधा एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। यह कोई पुलिस थाना नहीं था। यह एक आलीशान इमारत के बेसमेंट में बना एक इंटेरोगेशन रूम, पूछताछ कक्ष था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक लोहे की मेज, 2 कुर्सियां और एक तेज रोशनी वाला बल्ब जो सीधा रोहन की आंखों पर पड़ रहा था। रोहन कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पसीने से भीगे थे। उसने अभी भी वही पुराने कपड़े पहने थे जिनमें बदबू और तेल की महक थी। सामने 2 अफसर बैठे थे। एक वही जिसने उसे गांव से उठाया था, इंस्पेक्टर खन्ना, और दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और आंखों में बाज जैसी तीक्ष्णता। वे थे डॉ नायर, डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिन्हें विशेष रूप से रोहन की जांच के लिए बुलाया गया था। तो इंस्पेक्टर खन्ना ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, रोहन कुमार, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, हमें सच बताओ, वो रॉकेट डिजाइन तुम्हें किसने दिया? रोहन ने अपनी सूखी जुबान पर होंठ फेरे। मैंने खुद बनाया सर, कसम से। खन्ना हंसे, एक रूखी डरावनी हंसी। खुद बनाया? 10वीं फेल लड़का जिसने कभी स्कूल की लैब नहीं देखी, वो सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन तकनीक जानता है।
हमें क्या बेवकूफ समझते हो? सच बताओ, क्या तुम सीमा पार के किसी ग्रुप के संपर्क में हो? क्या वो तुम्हें टेस्ट कर रहे थे? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा था कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन यहां उसे गद्दार समझा जा रहा था। सर, मैं गद्दार नहीं हूं, रोहन की आवाज कांपी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मैं बस कबाड़ जोड़ता हूं। मेरे पिता मैकेनिक थे। मुझे बचपन से मशीनों की भाषा समझ आती है। तभी नायर ने अपना हाथ उठाया और खन्ना को रुकने का इशारा किया। उन्होंने अपनी जेब से रोहन की वो पुरानी नोटबुक निकाली जो उन्होंने जब्त की थी। इंस्पेक्टर, डराने से विज्ञान बाहर नहीं आता, नायर ने शांत आवाज में कहा। फिर वे रोहन की ओर मुड़े। बेटा, नायर ने नोटबुक का एक पन्ना खोला। तुम्हारे इस फॉर्मूले में तुमने पोटेशियम नाइट्रेट और सुक्रोज चीनी का अनुपात 65-35 रखा है। किताबों में यह 60-40 होता है। तुमने इसे बदला क्यों? अगर तुम गलत होते तो वो पाइप फट जाता और तुम मारे जाते। रोहन ने नायर की आंखों में देखा। उसे वहां एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा दिखी, पुलिस की सख्ती नहीं। सर, रोहन ने झिझकते हुए कहा, माना गांव में ठंड बहुत होती है। किताबों वाला अनुपात सामान्य तापमान के लिए है। इतनी ठंड में चीनी क्रिस्टल बन जाती है और ईंधन ठीक से नहीं जलता, इसलिए मैंने चीनी कम की। और नायर आगे झुके, और मैंने उसमें थोड़ा सा गुड़ और बेकिंग सोडा मिलाया, रोहन ने जल्दी से कहा। नायर चौंक गए। गुड़? क्यों? बाइंडिंग के लिए सर, जैसे मेरी मां मूंगफली की चिक्की जमाती है। गुड़ से ईंधन में दरारें, क्रैक्स नहीं पड़ती। अगर दरार पड़ती तो रॉकेट फट जाता। गुड ने उसे कस के रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर खन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। नायर ने अपना चश्मा उतारा और मेज पर रख दिया। उनके चेहरे पर एक अविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। चिक्की? नायर बड़बड़ाए। इस लड़के ने चिक्की बनाने की तकनीक से रॉकेट के ईंधन को स्थिर स्टेबलाइज कर दिया। हम प्रयोगशालाओं में करोड़ों के सिंथेटिक बाइंडर इस्तेमाल करते हैं और इसने गुड़ इस्तेमाल किया। नायर खड़े हुए और इंस्पेक्टर खन्ना की तरफ देखा। खन्ना साहब, यह लड़का जासूस नहीं है, यह जीनियस है, एक देसी जीनियस। इसे रिहा कीजिए। रोहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके सीने से पहाड़ हट गया हो, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इससे पहले कि खन्ना कुछ बोलते, कमरे का भारी दरवाजा खुला। कर्नल रंजीत सिंह, वही कर्नल जो हेलीकॉप्टर लेकर गांव आए थे, तेज कदमों से अंदर आए। उनके चेहरे पर तनाव था। माफ करना जेंटलमैन, कर्नल ने कहा, लेकिन हमारे पास जश्न मनाने या पूछताछ करने का वक्त नहीं है। हमारे पास एक सिचुएशन स्थिति है। कर्नल ने रोहन की तरफ देखा। तैयार हो जाओ छोटे, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। 10 मिनट बाद रोहन एक बड़े हॉल में था जिसे वॉर रूम कहा जाता था। दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थीं। वहां कई वर्दीधारी अफसर और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे। माहौल बहुत गर्म था। कर्नल रंजीत एक नक्शे के पास गए जो स्क्रीन पर दिख रहा था। यह कश्मीर घाटी का नक्शा था, एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका। सुनो सब लोग, कर्नल ने कहा। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत में 3 खूंखार आतंकवादी छिपे हैं। इंटेलिजेंस पक्की है, लेकिन समस्या यह है। कर्नल ने जूम किया। यह इलाका बहुत घना है, संकरी गलियां, भीड़ भाड़ वाले बाजार। हम वहां सेना नहीं भेज सकते क्योंकि आम नागरिकों की जान जा सकती है। वो लोग हमें देखते ही फायरिंग शुरू कर देंगे या खुद को उड़ा लेंगे। तो ड्रोन भेजिए सर, एक युवा कैप्टन ने सुझाव दिया। भेजा था, कर्नल ने हताशा में कहा, लेकिन उनके पास हाई टेक जैमर हैं। जैसे ही हमारा कोई भी मिलिट्री ड्रोन उस इमारत के 500 मीटर के दायरे में जाता है, उसका सिग्नल कट जाता है और वो गिर जाता है। हमने पिछले 1 घंटे में 2 क्वाडकॉप्टर खो दिए हैं। समस्या गंभीर थी। उन्हें इमारत के अंदर की तस्वीर चाहिए थी ताकि वे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें, लेकिन जैमर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आंख वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी और कोई इंसान वहां बिना पहचाने नहीं जा सकता था। नायर, जो रोहन के साथ वहां आए थे, ने सिर हिलाया। जैमर बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो हर उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं जिस पर हमारे ड्रोन काम करते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक न लगे, या कुछ ऐसा जो मशीन न लगे। एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। सबकी नजरें कोने में खड़े रोहन पर गईं। वो अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग समस्या को सुलझाने में लग चुका था। कर्नल रंजीत ने पूछा, क्या मतलब रोहन?
रोहन धीरे से आगे आया। वह उन बड़े अफसरों के बीच बहुत छोटा लग रहा था। सर, रोहन ने नक्शे को देखा। मैंने गांव में देखा है, जब हम खेत में बिजू का स्केयर क्रो लगाते हैं तो जानवर डरते हैं, लेकिन अगर हम जानवर बनकर ही जाएं तो कोई शक नहीं करता। पहेलियां मत बुझाओ, इंस्पेक्टर खन्ना चिढ़कर बोले। सर, अगर ड्रोन मशीन जैसा दिखेगा तो वो उसे मार गिराएंगे। अगर वो सिग्नल भेजेगा तो जैमर उसे रोक देगा। लेकिन रोहन की आंखों में चमक आ गई। अगर हम कबूतर भेजें तो? कबूतर? कमरे में कुछ लोग हंसे। अब हम जासूसी के लिए चिड़िया भेजेंगे? असली कबूतर नहीं सर, रोहन ने तेजी से कहा। एक ऐसा ड्रोन जो बिल्कुल कबूतर जैसा दिखे, जो पंख फड़फड़ाए, फ्लैपिंग विंग्स, पंखे से न चले, और सबसे जरूरी बात, रोहन ने डॉ नायर की तरफ देखा। सर, जैमर रेडियो फ्रीक्वेंसी RF रोकता है, लेकिन अगर हम ड्रोन को ऑटो पायलट पर डालें जो सिर्फ GPS या कंपास पर चले और वो सिग्नल भेजे नहीं बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड करे और वापस आ जाए। डॉ नायर सोच में पड़ गए। बायोमिमिक्री, बायोमिमिक्री यानी प्रकृति की नकल। विचार अच्छा है, लेकिन ऐसा ड्रोन बनाने में महीनों लगते हैं। हमारे पास सिर्फ आज की रात है। कल सुबह वो आतंकवादी जगह बदल लेंगे। कर्नल रंजीत ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। रोहन, क्या तुम यह कर सकते हो कबाड़ से? रोहन ने एक गहरी सांस ली। यह रॉकेट बनाने से भी मुश्किल था। रॉकेट सीधा जाता है, उड़ने वाली चिड़िया बनाना जो असली लगे बेहद जटिल था। मुझे कुछ सामान चाहिए होगा सर, रोहन ने कहा। कुछ पुराने फोन के वाइब्रेशन मोटर, थर्माकोल, चील के असली पंख अगर मिलें तो, और एक बहुत छोटा कैमरा। कर्नल ने अपनी टीम की तरफ देखा। इस लड़के को जो चाहिए ला कर दो। दिल्ली का हर कबाड़ खाना छान मारो, लेकिन सामान लाओ। तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। अगले 6 घंटे DRDO की हाईटेक लैब के एक कोने में अजीब सा नजारा था। जहां वैज्ञानिक बड़े बड़े कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे, वहीं रोहन जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों तरफ कचरा फैला था। उसने थर्माकोल के एक टुकड़े को तराश कर पक्षी का शरीर बनाया। उसने उसे हल्का रखने के लिए प्लास्टिक की स्ट्रॉ का ढांचा बनाया। सबसे बड़ी चुनौती थी पंखों को फड़फड़ाने वाला मैकेनिज्म बनाना। आमतौर पर ड्रोन में प्रोपेलर पंखे होते हैं जो बहुत शोर करते हैं। रोहन को ऑर्निथॉप्टर बनाना था जो पक्षी की तरह उड़ता है। उसने पुराने कैसेट प्लेयर की गरारी, गियर और एक खिलौना कार की मोटर का इस्तेमाल किया। अगर गियर का अनुपात सही नहीं हुआ तो यह उड़ेगा नहीं, बस फुदकेगा। डॉ नायर, जो अब रोहन के सहायक की तरह उसके पास बैठे थे, ने चेतावनी दी। मैं जानता हूं सर, रोहन ने पसीने से तर माथे के साथ कहा। मैंने बचपन में रबर बैंड से चलने वाले पक्षी बहुत बनाए हैं, बस इस बार इसमें मोटर है। रात के 2 बज रहे थे। रोहन की उंगलियां सोल्डरिंग आयरन से जल चुकी थीं। उसकी आंखें नींद से लाल थीं। लेकिन रक्षक 1 की सफलता ने उसे वो आत्मविश्वास दिया था जो अब उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने पक्षी के शरीर पर असली कबूतर के पंख चिपका दिए जो उन्होंने पुरानी दिल्ली के कबूतर बाजार से मंगवाए थे। अब यह मशीन नहीं, एक जानवर लग रहा था। तैयार है, रोहन ने कहा। उसने स्विच ऑन किया। फड़फड़ फड़फड़ पक्षी के पंख तेजी से हिले। आवाज बहुत कम थी, बिल्कुल असली पक्षी के उड़ने जैसी। कैमरा? कर्नल ने पूछा। यहां है, रोहन ने पक्षी की छाती की तरफ इशारा किया। यह एक पुराना स्पाई पेन कैमरा है। यह लाइव वीडियो नहीं भेजेगा ताकि जैमर पकड़ न सके। यह वीडियो रिकॉर्ड करेगा। हमें इसे उड़ाकर वहां भेजना होगा और फिर इसे वापस बुलाना होगा। वापस कैसे आएगा? मैग्नेट चुंबक, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इसके अंदर एक कंपास सेंसर लगाया है। यह उत्तर दिशा की ओर उड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम इसे इमारत के दक्षिण से छोड़ेंगे। यह खिड़की के पास जाएगा। एक सैंपल फाइन 1 बार में एक चक्कर लगाएगा और वापस दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा। यह हवा के बहाव का इस्तेमाल करेगा। यह एक बड़ा जुआ था। ठीक है, कर्नल ने घड़ी देखी। सुबह के 4 बजे हैं। ऑपरेशन कबूतर शुरू करते हैं। श्रीनगर के लिए निकलो। एक विशेष विमान से रोहन, कर्नल और उनकी टीम को श्रीनगर एयरबेस ले जाया गया। वहां से बख्तरबंद गाड़ियों में उन्हें डाउनटाउन के पास एक सुरक्षित घर में पहुंचाया गया। भोर होने वाली थी। अजान की आवाज फिजाओं में गूंज रही थी। गलियां सुनसान थीं, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। रोहन एक छत पर लेटा हुआ था। उसके बगल में सेना के स्नाइपर तैनात थे। सामने 200 मीटर दूर वो संदिग्ध इमारत थी।
खिड़कियां बंद थीं, लेकिन एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। यही मौका है, कर्नल ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन, तुम्हारा पक्षी तैयार है? रोहन ने अपने कबूतर को हाथ में लिया। उसने उसे एक बार चूमा, अपनी पुरानी आदत। जा मेरे दोस्त, आज इज्जत बचा लेना, उसने धीरे से कहा। उसने मोटर ऑन की, पंख फड़फड़ाए और रोहन ने उसे हवा में उछाल दिया। सबकी सांसें थम गईं। शुरुआत में वो थोड़ा लड़खड़ाया। थर्माकोल का शरीर हवा के झोंके से डगमगाया, गिर जाएगा, इंस्पेक्टर खन्ना ने पीछे से कहा। लेकिन तभी रोहन के गियर सिस्टम ने रफ्तार पकड़ी। पक्षी ने संतुलन बनाया और हवा को काटते हुए ऊपर उठा। आसमान में यह किसी भी असली कबूतर से अलग नहीं लग रहा था। यह धीरे धीरे उस इमारत की तरफ बढ़ा। इमारत के बाहर पहरा दे रहे एक आतंकवादी ने ऊपर देखा। उसने आसमान में उड़ते पक्षी को देखा। रोहन का दिल उसके गले में आ गया। क्या वो गोली चलाएगा? आतंकवादी ने उसे देखा, फिर अपनी बीड़ी सुलगाने में लग गया। उसे लगा यह बस एक आम कबूतर है जो सुबह की सैर पर निकला है। यस, डो। नायर ने मुट्ठी भींची। कामोफ्लाज काम कर गया। पक्षी उस टूटी खिड़की के पास पहुंचा। रोहन ने टाइमर सेट किया था। पक्षी ने वहां 2 चक्कर लगाए। उसका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर प्रोग्रामिंग के अनुसार उसने एक यू टर्न लिया और वापस रोहन की दिशा में उड़ने लगा। लेकिन तभी एक चील ईगल, एक असली चील, कहीं से आ गई। उसे लगा कि यह उसका शिकार है। ओह नो, रोहन चिल्लाया, वो उसे पकड़ लेगी। चील तेज ही से रोहन के कबूतर की तरफ झपट्टी। अगर उसने उसे पंजों में दबोच लिया तो मिशन फेल, कैमरा चला जाएगा। कर्नल ने स्नाइपर की तरफ देखा। क्या तुम चील को मार सकते हो? सर, आवाज से आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे, स्नाइपर ने कहा। अब सब कुछ किस्मत पर था। चील का पंजा कबूतर के बिल्कुल पास था। तभी रोहन के बनाए सस्ते मोटर में एक चिंगारी उठी, शायद ओवरहीटिंग की वजह से। पक्षी ने एक झटका खाया और अचानक नीचे की तरफ गोता डाइव लगा गया। यह खराबी थी, लेकिन इसने उसे चील के वार से बचा लिया। वो लड़खड़ाता हुआ, एक पंख टूटा हुआ, रोहन की छत की तरफ गिरा। रोहन दौड़ पड़ा। उसने हवा में छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरने से पहले कैच कर लिया, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ता है। वो धड़ाम से छत पर गिरा। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन कबूतर उसके सीने से सुरक्षित लगा हुआ था। कर्नल दौड़कर आए। चिप निकालो। रोहन ने कांपते हाथों से मेमोरी कार्ड निकाला और डॉ नायर के लैपटॉप में डाला। सब स्क्रीन के चारों तरफ झुक गए। वीडियो प्ले हुआ। वीडियो हिल रहा था, लेकिन साफ था। जब पक्षी खिड़की के पास से गुजरा था तो कैमरे ने अंदर का नजारा कैद कर लिया था। अंदर 3 लोग थे। वे हथियारों की सफाई कर रहे थे और कोने में एक बड़ा सा नीला ड्रम रखा था जिससे तार जुड़े थे। RDX कर्नल ने पहचान लिया। वो पूरी इमारत को उड़ाने की तैयारी में है। और देखो, कर्नल ने स्क्रीन पर उंगली रखी। वो दीवार पतली है। अगर हम वहां से अंदर घुसें तो हम उन्हें चौंका सकते हैं। रोहन के कबूतर ने उन्हें वो आंख दे दी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। टीम गो गो गो, कर्नल ने आदेश दिया। अगले 15 मिनट में जो हुआ वो इतिहास था। भारतीय कमांडोज ने उसी दीवार को तोड़कर धावा बोला। आतंकवादियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। RDX फटने से पहले ही उन्हें ढेर कर दिया गया। एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और न ही कोई नागरिक मारा गया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ, सूरज पूरी तरह निकल चुका था। कर्नल रंजीत छत पर वापस आए, जहां रोहन अपने टूटे हुए कबूतर को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कर्नल ने रोहन को देखा। इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ गर्व नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। रोहन, कर्नल ने कहा, तुमने फिर कर दिखाया। रोहन ने सिर उठाया। सर, वो चील, उसने मेरा गियर तोड़ दिया। कर्नल हंस पड़े, एक खुली जोरदार हंसी। अरे पगले, तू गियर की चिंता कर रहा है? तूने आज पूरे शहर को बचा लिया। तभी वहां एक और व्यक्ति आया। यह कोई फौजी नहीं था। यह एक साधारण खादी के कपड़ों में था, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल, उस व्यक्ति ने कहा, प्रधानमंत्री जी PM वाव लाइन पर हैं। वे इस ऑपरेशन की डिटेल चाहते हैं। और उसने रोहन की तरफ देखा। वे पूछ रहे हैं कि यह कबूतर तकनीक किसकी है। रोहन सकपक्का आ गया। प्रधानमंत्री, कर्नल ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, बात करो। और हां,
उन्हें बताना कि यह तकनीक IITE की नहीं, IIJE की है। IIJ? ये कौन सा कॉलेज है सर? रोहन ने मासूमियत से पूछा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जुगाड़, कर्नल ने आंख मारते हुए कहा। 5 साल बीत गए। समय नदी के पानी की तरह कभी रुकता नहीं। जो कल कबाड़ था वो आज सोना बन चुका था। और रोहन अब कबाड़ी का लड़का नहीं रहा था। बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली, यहां की एक बड़ी शीशे वाली इमारत की 10वीं मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और प्रोजेक्टर की रोशनी के बीच एक 22 साल का युवक खड़ा था। उसने साफ इस्त्री की हुई शर्ट पहनी थी, बाल सलीके से कटे थे और उसके गले में एक ID कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था रोहन कुमार, लीड इनोवेशन इंजीनियर, DRDO साझेदारी विभाग। सामने बैठे विदेशी डेलीगेट्स प्रतिनिधि उसकी प्रेजेंटेशन को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तो सज्जनों, रोहन ने अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में कहा और अनुवादक उसे ट्रांसलेट कर रहे थे। तकनीक का मतलब महंगी मशीनें नहीं है, तकनीक का मतलब है समाधान, और भारत में हम इसे जुगाड़ नहीं, किफायती इंजीनियरिंग कहते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीटिंग के बाद रोहन अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने अपनी टाई ढीली की। उसकी मेज पर पुरस्कारों की लाइन लगी थी। यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। उसका जीवन बदल चुका था। सरकार ने उसका पूरा खर्च उठाया, उसे बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ाया। आज उसके पास गाड़ी थी, फ्लैट था, और वो अपनी मां को हर महीने इतने पैसे भेजता था जितने उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। लेकिन रोहन की आंखों में वो पुरानी चमक गायब थी। वो शहर की भीड़ में, AC कमरों में खुद को कैद महसूस करता था। उसे अपने पहाड़ों की, उस ठंडी हवा की और अपनी काली पड़ी कबाड़ की दुकान की याद आती थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, कर्नल रंजीत सिंह। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कर्नल अब ब्रिगेडियर बन चुके थे और रिटायरमेंट के करीब थे। जय हिंद सर, रोहन ने उत्साह से फोन उठाया। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहन, ब्रिगेडियर रंजीत की आवाज भारी और टूटी हुई थी। तुम्हें तुरंत घर आना होगा, माना गांव। क्या हुआ सर, मां ठीक हैं? रोहन घबरा गया। सावित्री जी ठीक हैं अभी के लिए, लेकिन शायद कल तक माना गांव नक्शे पर रहे ही नहीं। रोहन का दिल धक से रह गया। मतलब? ग्लेशियर रोहन, गांव के ठीक ऊपर वाली झील चोराबाड़ी ताल में दरार आ गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है। सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि अगले 48 घंटों में झील की दीवार टूट जाएगी। और अगर वो टूटी, ब्रिगेडियर को वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। रोहन जानता था अगर वो झील फटी तो लाखों गैलन पानी, मलबा और चट्टाने एक जल प्रलय बनकर नीचे आएंगे। माना गांव, गरुड़ पोस्ट और नीचे के कई कस्बे, सब कुछ बह जाएगा। केदारनाथ जैसी तबाही। सरकार क्या कर रही है सर? रोहन चिल्लाया। लोगों को निकालिए। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं और खराब मौसम की वजह से हम बड़े हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे। हम सबको एयरलिफ्ट नहीं कर सकते। वक्त बहुत कम है। रोहन, मैं आ रहा हूं। रोहन ने अगली फ्लाइट पकड़ी और फिर सेना की विशेष अनुमति से एक छोटे चीता हेलीकॉप्टर के जरिए जोशी मठ तक पहुंचा। वहां से आगे का रास्ता उसे जीप और पैदल तय करना पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वही गांव जहां उसका बचपन बीता था, आज खौफ के साए में था। लोग अपना सामान बांध रहे थे, रो रहे थे। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं, जैसे ईश्वर से रहम की भीख मांग रही हों। रोहन सीधा अपनी पुरानी दुकान की तरफ भागा। वहां बाहर चबूतरे पर सावित्री देवी बैठी थीं। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मां, रोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। सावित्री देवी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। तू आ गया। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा आएगा, वो हमें डूबने नहीं देगा। मां का यह भरोसा रोहन के लिए किसी बोझ से कम नहीं था। वो इंजीनियर था, भगवान नहीं। वो पानी के पहाड़ को कैसे रोक सकता था? तभी वसीम दौड़ता हुआ आया। वसीम अब गांव के स्कूल में पढ़ाता था। रोहन, अच्छा हुआ तू आ गया। ब्रिगेडियर साहब ऊपर पोस्ट पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहन और वसीम तुरंत सेना की जीप में बैठकर ऊपर झील की तरफ गए। वहां सेना के इंजीनियर और NDRF, NDRF की टीम मौजूद थी। झील का दृश्य भयानक था।
पानी का स्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर था। बर्फ की वो दीवार जो पानी को रोके हुए थी, उसमें बड़ी बड़ी दरारें दिख रही थीं। पानी रिस रहा था। ब्रिगेडियर रंजीत वहां खड़े थे। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी वर्दी का रौब वही था। सर, स्थिति क्या है? रोहन ने पूछा। खराब, ब्रिगेडियर ने दूरबीन हटाते हुए कहा। इंजीनियर्स कह रहे हैं कि हमें दीवार को नियंत्रित तरीके से तोड़ना होगा, कंट्रोल्ड ब्लास्ट, ताकि पानी धीरे धीरे निकले। लेकिन हम डायनामाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपन, वाइब्रेशन से पूरी झील एक साथ फट सकती है। तो ड्रिलिंग, पंपिंग, ड्रिलिंग मशीनें भारी हैं, वो यहां तक आ नहीं सकती। हमारे पास छोटे पानी के पंप हैं, लेकिन वो इतना पानी निकालने में हफ्तों लेंगे, और हमारे पास सिर्फ। ब्रिगेडियर ने घड़ी देखी। 30 घंटे बचे हैं। रोहन झील के किनारे खड़ा हो गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। वो पानी को देख रहा था। लाखों टन पानी जो मौत बनकर उसके गांव के ऊपर लटक रहा था। उसे विज्ञान लगाना था। उसे वो करना था जो मशीनें नहीं कर पा रही थीं। सर, रोहन ने अचानक पूछा, हमारे पास यहां कितने ट्रक हैं? ट्रक? नीचे बेस पर करीब 20-25 मिलिट्री ट्रक, स्टैलियन ट्रक्स हैं। क्यों? और फायर ब्रिगेड या सिंचाई के पाइप? गांव में सेब के बागानों के लिए सिंचाई के मोटे पाइप हैं, बहुत सारे। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? रोहन की आंखों में वही 17 साल पुराने वाले पागलपन की चमक लौटी। सर, हम पानी को पंप नहीं करेंगे, हम उसे साइफन करेंगे, लेकिन एक विशाल स्तर पर। साइफन? एक एनडीआरएफ अधिकारी ने टोका। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से पानी खींचने के लिए पाइप को पहले पानी से भरना पड़ता है। इतने मोटे पाइपों में हवा का दबाव एयरलॉक बन जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, रोहन ने तेज आवाज में कहा, अगर हम सक्शन पैदा करें। सर, मुझे उन ट्रकों के इंजन चाहिए। हम ट्रकों के टर्बोचार्जर और एयर इनटेक सिस्टम का इस्तेमाल करके एक वैक्यूम बनाएंगे जो पानी को पाइप में शुरुआती धक्का देगा। एक बार पानी पहाड़ की ढलान से नीचे बहना शुरू हुआ तो फिर हमें इंजन की जरूरत नहीं होगी। गुरुत्वाकर्षण बाकी काम कर देगा। झील 10 घंटे में खाली हो जाएगी। योजना अजीब थी। ट्रकों के इंजन से पानी खींचना? रोहन, ब्रिगेडियर ने गंभीर होकर कहा, अगर यह फेल हुआ तो हम गांव खाली करने का आखिरी मौका भी गंवा देंगे। सर, अगर हम गांव खाली करेंगे तो ये लोग कहां जाएंगे? इनका घर, इनके खेत, इनकी यादें, सब बह जाएगा। मुझे एक मौका दीजिए। मुझे बस वसीम और गांव के युवाओं की जरूरत है। ब्रिगेडियर ने रोहन की आंखों में देखा। उन्हें वहां वही लड़का दिखा जिसने तूफान में रॉकेट उड़ाया था। जाओ, पूरी बटालियन तुम्हारे आदेश पर काम करेगी। अगले 6 घंटे माना गांव में एक युद्ध स्तर का काम शुरू हुआ। लेकिन इस बार कोई हथियार नहीं बन रहा था। इस बार अस्तित्व की लड़ाई थी। सेना के जवान और गांव के लोग मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने सेना के भारी ट्रकों को जैक लगाकर खड़ा किया। रोहन और वसीम हाथ में रिंच और हथौड़ा लिए ट्रकों के बोनट खोलकर उनके एयर इनटेक मैनिफोल्ड को मॉडिफाई कर रहे थे। गांव के किसान अपने खेतों से सिंचाई के मोटे मोटे काले पाइप घसीट कर ला रहे थे। रोहन का प्लान यह था, पाइपों का एक सिरा झील में डाला जाएगा, दूसरा सिरा पहाड़ के नीचे की तरफ। बीच में पाइप को ट्रक के एयर इनटेक से जोड़ा जाएगा। जब ट्रक का एक्सीलेटर दबाया जाएगा तो इंजन हवा खींचेगा। सक्ष, यह हवा पाइप के अंदर वैक्यूम पैदा करेगी, जिससे झील का पानी पाइप में ऊपर चढ़ेगा। जैसे ही पानी ट्रक के पास पहुंचेगा, वे वाल्व बंद कर देंगे और पानी अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण से नीचे बहने लगेगा। यह सिद्धांत फिजिक्स सरल था, लेकिन इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना खतरनाक था। रात हो चुकी थी। बारिश शुरू हो गई थी, जिसने खतरे को और बढ़ा दिया। रोहन भाई, वसीम ने हाँफते हुए कहा, हमने 10 पाइपलाइनें तैयार कर ली हैं, लेकिन एक दिक्कत है। पाइपों के जोड़ जॉइंट्स से हवा लीक हो रही है। अगर हवा लीक हुई तो वैक्यूम नहीं बनेगा। रोहन ने देखा, पाइप पुराने थे, टेप और सील काम नहीं कर रहे थे। गोबर और मिट्टी, रोहन चिल्लाया। वसीम, गांव वालों से कहो गीली मिट्टी और गोबर लाएं। हम हर जोड़ को देसी तरीके से सील करेंगे। और फिर एक अद्भुत नजारा दिखा। जवान, अधिकारी और गांव की औरतें सब मिलकर पाइपों पर मिट्टी और गोबर का लेप लगा रहे थे। आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन ज्ञान का मिलन। रात के 2 बजे सब तैयार था। 10 बड़े ट्रक लाइन से खड़े थे। उनसे जुड़े पाइप सांपों की तरह झील में डूबे थे।
रोहन एक चट्टान पर खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। ड्राइवर्स, इंजन्स ऑन, उसने आदेश दिया। 10 ट्रकों के इंजन एक साथ गरजे, धुड़ 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 धुड़। फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल। ड्राइवर्स ने एक्सीलेटर दबाया। इंजनों का शोर घाटी में गूंजने लगा। पाइप से कुड़ने लगे क्योंकि अंदर की हवा खींची जा रही थी। सबकी नजरें पारदर्शी प्लास्टिक के उस छोटे से हिस्से पर थीं जो रोहन ने निरीक्षण के लिए लगाया था। क्या पानी आएगा? 1 मिनट, 2 मिनट। इंजन गर्म हो रहे थे, धुआं निकल रहा था। कम ऑन, कम ऑन। रोहन बुदबुदाया। अचानक पाइप नंबर 3 में हलचल हुई। मटमैला पानी का एक झोंका दिखा। पानी आया, वसीम चिल्लाया। एक एक करके सभी पाइपों में पानी खींचने लगा। इंजन बंद करो, वाल्व खोलो, रोहन ने निर्देश दिया। जवानों ने तुरंत ट्रकों से कनेक्शन काटा और मुख्य वाल्व खोल दिया। अब इंजन बंद थे, लेकिन पानी एक दानव की तरह पाइपों से होकर पहाड़ के नीचे गिर रहा था। गुरुत्वाकर्षण ने कमान संभाल ली थी। 10 मोटी धाराओं में पानी झील से निकलकर सुरक्षित रास्ते से नीचे बहने लगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। लेकिन खतरा टला नहीं था। अचानक एक जोर की आवाज आई, कड़क। झील के बीच में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूटा और उसने पाइप नंबर 5 और 6 को ब्लॉक कर दिया। पानी का बहाव रुक गया और उस झटके से बाकी पाइप भी हिलने लगे। ब्लॉकेज, एनडीआरएफ कमांडर चिल्लाया। बर्फ ने मुंह बंद कर दिया है। अगर पानी नहीं निकला तो दबाव फिर बढ़ेगा। रोहन ने देखा कि पाइप का मुंह झील के अंदर करीब 20 फीट दूर था। वहां कोई नहीं जा सकता था। पानी बर्फीला था। हमें उसे हटाना होगा, रोहन ने कहा। उसने अपनी जैकेट उतारनी शुरू की। पागल हो गया है? वसीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। -5 डिग्री तापमान है। हाइपोथर्मिया से मर जाएगा और पानी का बहाव तुझे खींच ले जाएगा। कोई और रास्ता नहीं है वसीम। अगर पाइप बंद रहे तो झील फट जाएगी। रोहन ने अपनी कमर में एक रस्सी बांधी। ब्रिगेडियर सर, रस्सी मजबूत पकड़ना। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, रोहन उस बर्फीले काले पानी में कूद गया। छपाक। पानी इतना ठंडा था कि रोहन को लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ गई हों। उसकी सांस रुक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। वह तैरता हुआ पाइप के पास पहुंचा। बर्फ का एक बड़ा बोल्डर पाइप के मुंह पर अटका था। उसने उसे धक्का दिया। वो नहीं हिला। उसके हाथ कांप रहे थे। ताकत खत्म हो रही थी। तट पर खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। सावित्री देवी जमीन पर बैठकर प्रार्थना कर रही थीं। रोहन ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। उसने अपने पैर को एक चट्टान पर जमाया और अपनी पूरी ताकत से अपने फेफड़ों की आखिरी हवा का इस्तेमाल करते हुए उस बर्फ के टुकड़े को लात मारी। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में बर्फ का टुकड़ा हिला और खिसक गया। धड़ाम। पानी का बहाव फिर से शुरू हो गया, लेकिन उस बहाव का सक्शन इतना तेज था कि उसने रोहन को भी अपनी तरफ खींचा। रोहन, ब्रिगेडियर चिल्लाए, खींचो, रस्सी खींचो। जवानों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। रोहन पानी के भंवर में फंसा हुआ था। वह डूब रहा था। उसका सिर पानी के नीचे था। जोर लगाओ, वसीम रोते हुए चिल्लाया और खुद रस्सी खींचने लगा। एक लंबा तनावपूर्ण मिनट और फिर उन्होंने रोहन को बाहर खींच लिया। वह किनारे पर पड़ा था। नीला पड़ चुका था, हिल नहीं रहा था। ब्रिगेडियर रंजीत ने तुरंत सीपीआर शुरू किया। कम ऑन सन, तुम ऐसे नहीं मर सकते, उठो। सावित्री देवी दौड़कर आईं। रोहन, आंखें खोल बेटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर रोहन के मुंह से पानी निकला। वह जोर से खांसा, हुक हुक। उसने आंखें खोली। धुंधली नजरों से उसने देखा कि पूरा गांव उसे घेर कर खड़ा है। ऊपर आसमान में काले बादल छंट रहे थे और एक तारा चमक रहा था। पानी, रोहन ने कांपते हुए पूछा। पानी निकल रहा है? वसीम ने हंसते हुए आंखों में आंसू लिए पीछे इशारा किया। 10 विशाल झरने झील से पानी को बाहर निकाल रहे थे। झील का स्तर तेजी से घट रहा था। हां भाई, वसीम ने कहा, गांव बच गया। ब्रिगेडियर रंजीत ने गीले रोहन को अपनी गर्म जैकेट ओढ़ा दी। उन्होंने उसे सैल्यूट नहीं किया, बल्कि उसके माथे को चूमा। आज तुमने साबित कर दिया कि असली हीरो वर्दी में नहीं, बल्कि इरादों में होते हैं। कमरे में मशीनों की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। रोहन ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोलीं। उसकी छाती में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन सांसें साफ थीं। उसे सबसे पहले जो चेहरा दिखाई दिया वो उसकी मां,
सावित्री देवी का था। सावित्री देवी कुर्सी पर बैठी माला जप रही थीं। जैसे ही उन्होंने रोहन को जागते हुए देखा, माला छोड़ दी और उसका माथा चूम लिया। मेरा शेर बेटा, उन्होंने रुंधे गले से कहा, तूने मुझे डरा ही दिया था। रोहन मुस्कुराने की कोशिश की। मां, गांव बच गया बेटा। दरवाजे से एक भारी आवाज आई। ब्रिगेडियर रंजीत सिंह अंदर आए। उन्होंने वर्दी नहीं, सादे कपड़े पहने थे। उनके हाथ में फलों की टोकरी थी। पूरा गांव सुरक्षित है रोहन, ब्रिगेडियर ने कुर्सी खींचते हुए कहा। झील का पानी अब सामान्य स्तर पर है। सेना के इंजीनियरों ने अब वहां एक पक्का रास्ता बना दिया है। लेकिन उस रात जो तूने और तेरे दोस्तों ने किया, वो चमत्कार था। रोहन ने राहत की सांस ली। लेकिन एक और बात है। ब्रिगेडियर ने जेब से एक लिफाफा निकाला। यह मेरे लिए नहीं, तेरे लिए आया है, सीधे राष्ट्रपति भवन से। रोहन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उस पर भारत सरकार की मुहर लगी थी। उसमें लिखा था कि रोहन कुमार को इस साल गणतंत्र दिवस पर वीरता और नवाचार इनोवेशन के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। तैयार हो जा छोटे, ब्रिगेडियर मुस्कुराए। अब पूरी दुनिया तुझे देखेगी। 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, राजपथ, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। सर्द सुबह थी, लेकिन जोश गर्म था। लाखों की भीड़, तिरंगे झंडे और सेना की परेड, और उस भव्य मंच पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठे थे। जब उद्घोषक ने माइक पर नाम पुकारा तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और अब राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और विशेष विज्ञान रत्न सम्मान माना गांव के सपूत श्री रोहन कुमार। रोहन मंच की ओर बढ़ा। उसने सूट बूट नहीं, बल्कि अपना साधारण कुर्ता पाजामा और उसके ऊपर एक नेहरू जैकेट पहनी थी। उसके साथ सावित्री देवी थीं, जिन्होंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी और घूंघट थोड़ा पीछे किया हुआ था। राष्ट्रपति ने रोहन के सीने पर पदक लगाया। रोहन ने झुककर उनके पैर छुए। प्रधानमंत्री ने माइक संभाला। मित्रों, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान प्रयोगशालाओं में होता है, लेकिन इस बेटे ने साबित कर दिया कि विज्ञान खेतों में, कबाड़ खानों में और भारत की मिट्टी में है। इसने मिसाइल बनाई, ड्रोन बनाया और अपने गांव को बाढ़ से बचाया। यह जुगाड़ नहीं है, यह जन आविष्कार, पीपल्स इनोवेशन है। रोहन को बोलने का मौका दिया गया। वह माइक के सामने खड़ा हुआ। लाखों आंखें उसे देख रही थीं। टीवी पर करोड़ों लोग उसे सुन रहे थे। रोहन ने एक गहरी सांस ली। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, रोहन ने अपनी बात शुरू की। मैं बस एक कबाड़ी का बेटा हूं। बचपन में लोग मेरे सपनों को कबाड़ कहते थे। वो कहते थे कि टूटी हुई चीजें कभी नहीं जुड़ती। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि अगर नीयत साफ हो तो लोहे के टुकड़े भी सोना बन जाते हैं। उसने भीड़ में बैठे वसीम और ब्रिगेडियर रंजीत की तरफ देखा। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, रोहन की आवाज गूंजी। कमी है तो बस एक मौके की। मेरे जैसे हजारों रोहन गांवों में बैठे हैं जो कबाड़ से हवाई जहाज बना सकते हैं। बस उन्हें पागल मत कहिए, उन्हें मौका दीजिए, क्योंकि आज का कबाड़ कल का आविष्कार है। जय हिंद। पूरा देश उस दिन रोहन के साथ खड़ा था। सावित्री देवी की आंखों से बहते आंसू उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थे। 3 साल बाद माना गांव अब बदल चुका था। सड़कें पक्की थीं, बिजली 24 घंटे रहती थीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव गांव के बाहर उस जगह पर आया था जहां कभी रोहन की कबाड़ की दुकान थी। अब वहां एक सुंदर छोटी सी इमारत खड़ी थी। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कलाम इनोवेशन स्कूल, यहां सपने जोड़े जाते हैं। संचालक रोहन कुमार। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यह कोई क्लासरूम नहीं था जहां रट्टा लगाया जाता हो। यहां एक बड़ा सा हॉल था जो एक वर्कशॉप जैसा दिखता था। हॉल के अंदर 10-12 साल के बच्चे जमीन पर बैठे थे। उनके हाथों में किताबें नहीं, बल्कि पेंचकस, तार, बैटरी और मोटर थे। रोहन, जो अब थोड़ा और परिपक्व मचूर दिखता था, एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहा था। तो बच्चों, रोहन ने पूछा, अगर तुम्हारे पास एक पुरानी साइकिल और एक वॉशिंग मशीन की मोटर हो तो तुम क्या बनाओगे? एक छोटी बच्ची जिसके कपड़े थोड़े मैले थे ने हाथ उठाया। भैया, मैं उससे चारा काटने वाली मशीन बनाऊंगी ताकि मेरी मां को हाथ से मेहनत न करनी पड़े। रोहन मुस्कुराया। शाबाश मुन्नी, यही इंजीनियरिंग है। दूसरों के दर्द को कम करना ही असली विज्ञान है। वसीम, जो अब स्कूल का मैनेजर था, अंदर आया। रोहन भाई, बाहर कोई मिलने आया है। रोहन बाहर गया। वहां एक सेना की जीप खड़ी थी। उसमें से एक युवा लेफ्टिनेंट उतरा। जय हिंद सर, लेफ्टिनेंट ने सैल्यूट किया। रोहन ने उसे पहचाना नहीं। जय हिंद। आप?
सर, मेरा नाम अर्जुन है। 5 साल पहले उस तूफान वाली रात मैं गरुड़ पोस्ट पर था। मैं वही सिपाही हूं जिसे आपने रक्षक 1 से दवाइयां भेजी थीं। यादव सर तो रिटायर हो गए, लेकिन मैं अफसर बन गया। मैं बस आपको शुक्रिया कहने आया हूं। उस रात आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, आपने मुझे एक मकसद दिया था। लेफ्टिनेंट अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराना जला हुआ लोहे का टुकड़ा निकाला। यह रक्षक 1 का हिस्सा था। यह मेरे पास हमेशा रहता है, अर्जुन ने कहा। जब भी मुझे लगता है कि कोई काम नामुमकिन है, मैं इसे देख लेता हूं। रोहन की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आसमान को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंगते हुए। रोहन अपनी पुरानी जगह छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी जेब से डॉ कलाम की वो फटी हुई किताब निकाली। अब वो किताब और भी पुरानी हो गई थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी वही जादू समेटे हुए थे। आसमान में बहुत ऊपर एक सफेद लकीर खींचता हुआ एक जेट विमान गुजर रहा था। रोहन ने उसे देखा। अब उसे जलन नहीं हो रही थी। अब उसके मन में वो तड़प नहीं थी, क्योंकि उसने जमीन पर रहकर ही आसमान छू लिया था। नीचे वर्कशॉप से बच्चों के हंसने और हथौड़े चलने की आवाजें आ रही थीं। असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है, रोहन ने हवा में फुसफुसाया। उसने किताब बंद की, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और वापस अपने नन्हे वैज्ञानिकों के पास चला गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहानी तो अब हजारों नए रोहन के साथ फिर से शुरू हो रही थी।